हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लेज ऑन मंत्रा। मैं हूँ श्रुति मिश्रा और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है। तो ये पूरा मामला क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स क्या होते हैं और इनका पॉलिटिकल पार्टीज से क्या कनेक्शन है, क्यों इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और कैसे ये एक थ्रेट टू डेमोक्रेसी है। इन सारी चीज़ों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी एक रीसेंट डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, जहाँ पर 5 जजेस थे, उन लोगों ने सभी ने मिलकर इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या ये कहें कि इनवैलिड घोषित किया है। और इससे रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट्स हुए थे बाकी कानूनों में, उनको भी इनवैलिडेट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। अब क्यों ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्योंकि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है जो गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, ये फंडामेंटल राइट टू इंफॉर्मेशन, जो कि आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए में गारंटी किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको वॉयलेट करता है। तो ये जो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन, जो हमारा मौलिक अधिकार है, उसके खिलाफ है, उसके अगेंस्ट है, इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है। अब इसके साथ ही ये जो स्कीम जब गवर्नमेंट लाई थी, उसके साथ में ही गवर्नमेंट ने बहुत सारे दूसरे कानूनों में, दूसरे एक्ट्स में भी चेंजेस किया था। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था, इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था और कंपनीज एक्ट में भी अमेंडमेंट किए गए थे। तो इन सारे अमेंडमेंट्स को, जो भी इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य घोषित किया है। तो अब हम पूरी तरीके से जानते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है, इस तरीके से कैसे सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज को इसका बेनिफिट हो रहा था और क्यों किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसके अगेंस्ट में, इसके खिलाफ कभी भी आवाज नहीं उठाई। तो अब विस्तार से जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं और ये पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो था, वो किस लिए बनाया गया था और कब बनाया गया था। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम था, इसको गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 2018 में, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करने के लिए था। पॉलिटिकल पार्टीज के पास जो चुनाव लड़ने के लिए जो पैसे आते हैं, वो कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, ये उससे रिलेटेड है। और यहाँ पे एनोनिमिटी को बरकरार रखने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। मतलब कोई भी इंसान या कोई भी कॉर्पोरेट अगर पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दे रहा है, फंड करना चाहता है, तो उसका नाम कहीं से भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा पब्लिक में या इलेक्शन कमीशन के सामने। उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया जाएगा। ये स्कीम उससे रिलेटेड है। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स है क्या? तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो इस पिक्चर में, तो ये बॉन्ड इशू किया जाता था, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं, चेक होता है। तो वैसे ही ये एक बॉन्ड था। गोल्ड बॉन्ड के बारे में आप जानते हो, सॉवरेन बॉन्ड्स के बारे में जानते हो। तो ये एक बॉन्ड है जो कि एसबीआई के द्वारा इशू किया जाता था। और इस बॉन्ड को खरीद कर कोई भी इंडिविजुअल या 2 लोग मिलकर या कोई कॉर्पोरेट पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर सकते थे। और उनका जो आइडेंटिटी है, उसको रिवील नहीं किया जाता, उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता। अब यहाँ पर एक क्लॉज़ ये भी था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं, वो उससे फंडिंग सिर्फ़ ऐसी ही पार्टीज़ रिसीव कर सकती थी, जिन्होंने एट लीस्ट 1% वोट सिक्योर हो लास्ट जनरल इलेक्शन में। सिर्फ़ वैसी पार्टीज़ ही, एट लीस्ट जिनके पास 1% वोट हो लास्ट जनरल इलेक्शन में, वही इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू फंडिंग एक्सेप्ट कर सकती थी। तो सबसे पहले इसको 2017 बजट सेशन में अनाउंस किया गया था, लेकिन फिर 2018 जनवरी में इसके थ्रू पॉलिटिकल फंडिंग्स को एक्सेप्ट करना शुरू किया गया। और इसको लीगल बनाने के लिए, इसको मान्य बनाने के लिए फाइनेंस एक्ट 2017, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इनकम टैक्स एक्ट 1961 और कंपनीज एक्ट में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए, बहुत सारा अमेंडमेंट किया गया, ताकि इसको एक वैलिड इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बनाया जा सके। अब इसमें क्या था कि ये जो बॉन्ड इशू किया जा रहा था, इसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज के फंडिंग पे जो पहले बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन था, वो कंप्लीटली हटा दिया गया। कोई कंपनी, कोई कॉर्पोरेशन या कोई इंडिविजुअल
कितने लिमिट तक डोनेशन दे सकती है पॉलिटिकल पार्टी को, उस पे कोई कैप नहीं था, कोई अपर लिमिट नहीं था। और उसको डिक्लेयर करने की भी ज़रूरत नहीं थी, कौन पैसे दे रहा है वो भी बताने की, उसको भी डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि यहाँ पे 100% टैक्स एग्जेम्पशन था। किसी भी डोनेशन देने वाले को डोनेशन अमाउंट पे 100% टैक्स एग्जेम्पशन वो एन्जॉय करता था। और एक पर्सन या एक कंपनी, एक कॉर्पोरेट कितने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम खरीद सकती है, उस पे भी कोई अपर लिमिट नहीं था। तो यही सारी चीज़ें हैं, यही सारे कुछ ऐसे आप जिनको रेड फ्लैग्स कह सकते हो, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया है। तो और जो इसके डिटेल्स हैं वो आप स्क्रीन को पॉज़ करके यहाँ पर आप पॉइंट्स में पढ़ सकते हो, अगर आप डिटेल्स में इंटरेस्टेड हैं। यही सारे कुछ मेन रीज़न्स हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो ये एक मेजर थ्रेट था, मेजर थ्रेट टू द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री। क्योंकि एक कॉर्पोरेशन कितना फंड कर रही है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, या कोई एक इंडिविजुअल कितना फंड कर रहा है और कितना कहाँ तक फंड कर सकता है, उस पे कोई लिमिटेशन नहीं है और उसको डिस्क्लोज़ करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब गवर्नमेंट का क्या कहना था, क्यों गवर्नमेंट ने इस स्कीम को प्रमोट किया, क्यों इसको लेजिटिमेट बताया? तो गवर्नमेंट का कहना था कि ये ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए है और डोनर का जो राइट टू प्राइवेसी है, उसका एनोनिमिटी जो है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। ये जो डोनर का फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी, उसको प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए यहाँ पर कुछ भी डिस्क्लोज़ करने की आवश्यकता नहीं थी। और गवर्नमेंट का कहना था कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, किसी भी सिटीज़न का जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, वो डज़न्ट एक्सटेंड टू सीकिंग इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉट इन द स्टेट्स पोज़ेशन और नॉलेज। तो राइट टू इंफॉर्मेशन वहाँ तक नहीं जा सकता जहाँ पे जिस भी चीज़ का नॉलेज स्टेट पोज़ेस नहीं करता है। स्टेट मतलब यहाँ स्टेट से आप गवर्नमेंट समझ सकते हो, उसको पोज़ेस नहीं करता है, तो वहाँ पर कोई राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में आप सिंपली समझ सकते हैं कि जब आप कोई एग्ज़ाम देते हैं, आपको जो आपका मार्कशीट मिला, उससे आप सैटिस्फाइड नहीं हैं, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आरटीआई के अंदर जाकर, राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर जाकर आप अपने आंसर शीट को निकलवा सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि आपके पेपर को किस तरीके से चेक किया गया है, कैसे आपकी मार्किंग की गई है। तो कुछ वैसा ही यहाँ पर भी समझिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी को कौन डोनेशन दे रहा है, कितना डोनेशन दे रहा है, उसके पास कहाँ से पैसे आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्क्लोज़ करने की आवश्यकता नहीं थी इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंदर। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का हनन है, उसका वायलेशन है। ये आपके सामने कुछ डेटा है जो कि कुछ न्यूज़ सोर्सेज़ से मैंने कलेक्ट किया है और ये बेसिकली जो केस था सुप्रीम कोर्ट के सामने, उससे ही सामने निकल कर आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2017-18 से लेकर 2022-23 तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू कितना डोनेशन किस पार्टी को मिला है। टोटल 11,450.13 करोड़ इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को मिल चुका है और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन रहा है? ऑब्वियसली बीजेपी। ये जो डेटा आपके सामने है, यहाँ पर पार्टी वाइज डोनेशन कितना रिसीव हुआ है किस ईयर में, वो है, और उसके बाद कॉर्पोरेट डोनेशन कितना रिसीव हुआ है, और ये सब इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के थ्रू है। तो इनको चाहे तो आप डिटेल में वीडियो को पॉज़ करके देख सकते हो। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा इन डेप्थ जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एग्ज़ैक्टली क्या-क्या रूलिंग्स दिए हैं, क्या-क्या वर्डिक्ट दिया है, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डोनर एनोनिमिटी वाली बात को कंप्लीटली डिसमिस किया है और कहा है कि ये राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्ट नहीं करता है, बल्कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन करता है। राइट टू इंफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के लिए और गवर्नमेंट के अकाउंटेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। कंट्री में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के डिसीजंस को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? अगर आप सोचिए, कोई भी बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज़्यादा फंडिंग कर रही है और उसके बारे में कोई डिस्क्लोज़र नहीं है, कोई अपर लिमिट नहीं है, तो वो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? वो इनडायरेक्टली उस पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट कर रहा है। अब इस पे किसी भी ऑपोज़िशन ने या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी भी सवाल क्यों नहीं उठाया, जबकि ये 2018 से चल रहा है? क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी को इससे बेनिफिट है।
तो हमारे कंट्री में कुछ अभी ऐसा सिचुएशन है कि ऐसे मुद्दों को लेकर मीडिया और ऑपोजिशन इतना ज़्यादा हो हल्ला मचाती है जिसका कोई एक्चुअल इम्पैक्ट नहीं है कंट्री को चलाने में। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे मुद्दे जो डेमोक्रेसी के लिए एक्चुअली इम्पोर्टेंट हैं, जो डेमोक्रेसी के पूरे सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो बीइंग कॉन्सेंशियस सिटिज़न्स हमारा काम यही है कि हम ज़रूरी और गैर ज़रूरी मुद्दों को सेपरेट कर पाएँ, अलग कर पाएँ और गवर्नमेंट को हम वैसे मुद्दों पे क्वेश्चन करें जो कि एक्चुअली में कंट्री के फंक्शनिंग में इम्पोर्टेंट है, जो डेमोक्रेसी को कायम रखने में इम्पोर्टेंट है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? डबल प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट अप्लाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू प्राइवेसी दोनों अगर कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, दोनों अगर कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट में है तो दोनों को बैलेंस करके चलना कंट्री के लिए जरूरी है। राइट टू प्राइवेसी को हम राइट टू इंफॉर्मेशन के ऊपर नहीं रख सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि और भी ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लेजिटिमेटली फंड्स इकट्ठा कर सकती हैं, जैसे कि इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम। तो गवर्नमेंट का जो भी कहना था क्यों वो ऐसे स्कीम लेकर आई थी, उन सारे चीजों को इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम के थ्रू भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी से पूरा किया जा सकता है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को ऑर्डर किया कि ये जितने भी बॉन्ड्स इश्यू किए गए हैं उनको इमीडिएटली स्टॉप कर दिया जाए। जितने भी बॉन्ड्स परचेज किए जा चुके हैं अभी तक अप्रैल 2019 से, उनका सारा इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड किया जाए। नेम ऑफ द परचेजर और डिनोमिनेशन ऑफ द बॉन्ड परचेज्ड, मतलब किसने बॉन्ड खरीदा है और कितने का खरीदा है, वो सारी चीजें, सारा का सारा इंफॉर्मेशन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया जाएगा। इसका एजेंडा ये था कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज लेजिटिमेटली पब्लिक से फंडिंग्स रेज कर सकें। तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पूरे वर्ल्ड में क्या किया जाता है, क्या उसके ऊपर लॉज हैं या रेस्ट्रिक्शंस हैं, और इंडिया में क्या सिचुएशन है, इसका एक कंपैरेटिव सिचुएशन देखते हैं हम लोग। तो बहुत सारे ऐसे जुरिस्डिक्शंस हैं जो डोनेशन पे रेगुलेशन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? अनड्यू इन्फ्लुएंस, वोटिंग के टाइम पर या इलेक्शन में अनड्यू इन्फ्लुएंस को प्रिवेंट करने के लिए। तो अगर हम किसी कंट्री का एग्जांपल लेते हैं तो जैसे यूएस के लॉज हैं, वो बहुत सारा कैप लगाते हैं, अपर लिमिट लगाते हैं बेस्ड ऑन टाइप ऑफ डोनर्स। यूके में कंट्रीब्यूशन पे लिमिट नहीं है लेकिन एक्सपेंडिचर पे लिमिट है, अलग अलग मेथड से। जबकि इंडिया में क्या सिचुएशन है, हमारे यहाँ कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है कि इंडिविजुअल्स कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसकी वजह से क्या एक कंसर्न जनरेट होता है कि किस तरीके से कोई भी पर्सन या कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है तो वो पॉलिटिकल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा पैसे देकर। दूसरा जो कैटेगरी है वो एक्सपेंडिचर की लिमिट की हम बात करते हैं। तो एक्सपेंडिचर पे जो कैप है वो ग्लोबली ये बहुत एक कॉमन फिनोमिना है, जहां पर फाइनेंशियल डोमिनेंस को लेवल करने के लिए और एक लेवल प्लेइंग फील्ड, सारे कैंडिडेट, सारे पार्टीज के पास एक तरह का प्लेइंग फील्ड हो, एक तरह का कंपटीशन हो, उसके लिए बहुत सारे लिमिट्स लगाए गए हैं। तो यहाँ पर भी हम यूके की बात करते हैं। तो यूके में 30,000 यूरोस, जो कि इंडियन करेंसी में अगर हम बात करें तो 30 लाख रुपीस पर सीट का अपर लिमिट है। अब यहाँ पर जनरली मैं यूके और यूएस की ही क्यों बातें कर रही हूँ, क्योंकि यूएस और यूके ही ऐसे सिस्टम्स हैं या ऐसे डेमोक्रेसीज हैं जिनको हम इंडिया से कंपेयर कर सकते हैं, हमारे जैसा उनका सिस्टम है। यूएस फेडरल कंट्री है और यूके का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वही इंडिया ने अडॉप्ट किया है। अब इंडिया में क्या सिचुएशन है एक्सपेंडिचर लिमिट पे, तो यहाँ पर कोई लीगल सेटिंग नहीं है, कोई लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है जो कि एक्सपेंडिचर लिमिट को सेट करती हो फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। उन वो जितना चाहे अपने कैंपेन्स पे, इलेक्शंस पे, इलेक्टोरल आउटकम्स पे जिस तरीके से चाहे वैसा खर्च कर सकते हैं। तीसरा जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है पब्लिक फाइनेंसिंग। अलग-अलग कंट्रीज पब्लिक फंडिंग जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को अलग-अलग क्राइटेरियाज पे प्रोवाइड करवाती हैं। जैसे कि यहाँ पर भी अगर हम यूएस का एग्जांपल लें तो यूएस में एक डेमोक्रेसी वाउचर का कॉन्सेप्ट है, जो कि एलिजिबल जो वोटर्स हैं वो अपने फेवरेट कैंडिडेट को उस वाउचर्स के थ्रू डोनेट करते हैं। जर्मनी का एक एग्जांपल है जहां पर पार्टीज जो हैं वो डिफरेंट
फैक्टर्स पे ही फंड्स रिसीव कर सकती हैं, जैसे कि पास्ट इलेक्शन में उनका कैसा परफॉर्मेंस था, उनका मेंबरशिप फी क्या है, प्राइवेट डोनेशन वो कितना रिसीव कर रही हैं। इन सारे तरीकों से जो स्टेट फंडिंग है उसको रेगुलेट किया जा रहा है अलग-अलग कंट्रीज में। अब इंडिया में क्या सिचुएशन है? इंडिया में पब्लिक फाइनेंसिंग मैकेनिज्म जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। जैसे कि अभी जो लाया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जो कि वो भी गवर्नमेंट के ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को लिमिट कर रहा है। इसके बाद हम आते हैं बैलेंसिंग ट्रांसपेरेंसी और एनोनिमिटी पे। इस चीज को लेके पूरे दुनिया में क्या कंसर्न है या क्या रूल्स हैं? तो ज्यादातर कंट्रीज में इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, एनोनिमिटी और ट्रांसपेरेंसी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, स्मॉल डोनर्स को अनोनिमस रहना अलाउड है, लेकिन जो लार्ज डोनेशंस कर रहे हैं उनको अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना जरूरी होता है। अब स्मॉल डोनर्स के लिए क्यों एनोनिमिटी जरूरी है? ताकि किसी भी पर्सन को उसके पॉलिटिकल एफिलिएशंस की वजह से किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। वहीं पर जो लार्ज डोनेशंस दे रहे हैं, बड़ा अमाउंट दे रहे हैं डोनेशंस में, वो किस तरीके से पॉलिटिकल डिसीजंस को इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो भी डिस्क्लोज होना चाहिए। तो ये एक बैलेंसिंग फैक्टर सेट करता है। जबकि इंडिया में क्या है, कोई डोनेशन लिमिट नहीं है, ना इंडिविजुअल का, ना किसी बड़ी पार्टीज का, और अनरिस्ट्रिक्टेड स्पेंडिंग भी है कैंपेन्स में। तो ओवरऑल जो हम स्थिति देख रहे हैं इंडिया में कोई रेगुलेशन, कोई इस तरह का बड़ा या प्रोमिनेंट स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस नहीं है, लॉज नहीं है, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज कितना फंड्स एक्सेप्ट कर सकती हैं और कितना खर्च कर सकती हैं इलेक्शन कैंपेन पे, उसके ऊपर किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन लगाता हूँ। हमने जो कंपैरेटिव एनालिसिस में देखा, यही कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं जो कि डेमोक्रेसी के लिए कंसर्न है, डेमोक्रेसी को इम्पैक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्ट्राइक डाउन किया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। तो यहाँ पर जो आपको दिमाग में रखने वाली बात है वो ये है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, ये गवर्नमेंट के अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट टू इंफॉर्मेशन को वॉयलेट कर रहा है। तो अगर आप ऐसी जानकारी और चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे बहुत सारे प्लेलिस्ट्स और वीडियो आपको मिल जाएँगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप हमारे अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।